Assalamu alaikum students, वेलकम टू लेक्चर नंबर 8। इसका ये नाम यहाँ पे नहीं मैंने चेंज किया, लेक्चर नंबर 8 है, ये करेक्शन मैं आगे कर दूँगा। अच्छा जी, लास्ट लेक्चर जो है वो थोड़ा रिलेटिवली हैक्टिक था और क्योंकि मैं ये दोनों लेक्चर जो है इकट्ठे रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मुझे अभी आपके क्वेश्चन आंसर्स का इस वक्त आइडिया नहीं है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि काफ़ी हैवी क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो लेकिन है कि इन एनी केस अभी आगे हम थोड़ा और ज़रा डेप्थ के अंदर टॉपिक्स में जाएंगे। तो आज का जो लेक्चर है उसके एंड पे भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी आज हो जाएंगी हम वो कर लेंगे और उसके बाद जितनी उससे नेक्स्ट लेक्चर में जितनी चीज़ आइटम्स चले जाएंगी वो हम वहाँ पे कर लेंगे। पर ये इम्पोर्टेंट है कि इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं इनको हम सॉल्व लाजमी करें। अच्छा जी, हमने चलो 1 का सेक्शन नंबर मैंने चेंज नहीं किया क्योंकि मैंने अंदाज़ा लगाया कि जितने टॉपिक्स हैं अगर हर एक के लिए मैं सेक्शन नंबर नया बनाऊंगा तो ये बहुत ज़्यादा मेरे पास जो है एडिशनल मटेरियल बन जाएगा और स्लाइड्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगी और ये सेक्शंस की उस तरीके से वैल्यू नहीं रहेगी। तो क्योंकि ये सारा का सारा मटेरियल जो कि भी पढ़ाया जा रहा है वो आपके पास जो है सर्किट्स के सॉल्व करने के ऊपर, मतलब सर्किट एनालिसिस के एक्चुअल टॉपिक्स हैं, तो इनको मैंने सेक्शन 5 पे ही रहने दिया है। अच्छा, आज हमने क्या करना है, इक्विवेलेंट सीरीज़ पैरेलल रेजिस्टेंस को हमने देखना है कि कैसे एवेल्यूएट करते हैं। ये भी आपके जो ये टेक्स्ट बुक है इसके चैप्टर नंबर 2 में से ये आइटम है। अच्छा, ये आपने नोट किया होगा कि KCL KVL हो गए और ये बाकी जो इस तरह के आपके पास सर्किट एनालिसिस टूल्स हैं उनकी मेन थ्योरी को अगर आप देखें तो वो इतनी कोई कॉम्प्लेक्स एज सच नहीं होती। ठीक है, रिलेटिवली इजी ही लगती हैं, लेकिन जब आप उसको जो है प्रॉब्लम्स के अंदर सॉल्व करना शुरू करते हैं तो आपको पता चलता है कि ये एक अच्छा खासा हेक्टिक किस्म का काम है, जो कि लास्ट केस में हमने देख लिया था। तो आज भी यहाँ पे ये जो अब कंपोनेंट्स चल रहे होंगे ये इतना थ्योरेटिकल पोर्शन में इतना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन जब आपने सर्किट्स के साथ एक्चुअली इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना तो वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो कोशिश करें कि लेक्चर के इस पोर्शन को तवज्जो से देखें ताकि जो इम्पोर्टेंट आपके पास नॉलेज है वो आ जाए और प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में आपके पास आसानी हो। तो अब हमारे पास क्या है कि जो रजिस्टर्स वगैरह हैं वो मुख्तलिफ़ कॉम्बिनेशंस के अंदर जो है ना हमारे पास सर्किट में आ सकते हैं, सीरीज़ के अंदर हो सकते हैं, पैरेलल में हो सकते हैं, और भी काफ़ी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। पर इसमें सीरीज़ और पैरेलल जो हैं वो स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत है उनको। अब हम क्या कर सकते हैं कि इनमें से दो दो रजिस्टर्स को जो है किसी भी सर्किट के अंदर देख के और चेक करके कि वो सीरीज़ में है या पैरेलल में है तो उनको सॉल्व करके इक्विवेलेंट रजिस्टर बना सकते होते हैं। ठीक है, अब इस चीज़ को हम करने के लिए अब यहाँ पे ये देखते हैं जी, लूप हमारे पास है, ये फिगर 2.29 के अंदर एक सर्किट है, सिंगल लूप इसके अंदर बनती है, लूप सर्किट इसको कह सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन अपने उसी टेक्निक से, करंट हम यहाँ पे कहेंगे कि जी आई वही मूव कर रहा है। तो जो पहला एलिमेंट है यहाँ पर से हमारे पास V1 इज़ इक्वल टू पैसिव साइन कन्वेंशन है, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी आई R1, और V2 को हम देखते हैं तो वो हमारे पास आई उसी तरीके से है, आई R2 के बराबर आ जाएगा। और जो ये लूप एनालिसिस हमें बताता है वो ये हमें बताता है कि जी इसी डायरेक्शन से देखना है, ये माइनस में है, प्लस है तो माइनस V प्लस V1 प्लस V2 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो दूसरे अल्फाज में हम यहाँ पे ये लिखा हुआ है V इज़ इक्वल टू V1 प्लस V2, इसमें ये अगली तरफ ले जाके लिख सकते हैं। उसके अंदर हम ये वैल्यूज़ प्लेस करते हैं तो I हमारे पास कॉमन आ जाता है और रजिस्टर आ जाता है R1 प्लस R2। अच्छा, अब इस जो ये रिज़ल्ट आया है इसको अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि जी ये वोल्टेज क्या है, ये टोटल वोल्टेज है A से B तक। ठीक है, इस पॉइंट से देखने के ऊपर जो है ना, मतलब ये वोल्टेज आपके पास आ रही है इन नोड्स के ऊपर, करंट इस सप्लाई से जो है जितना जा रहा है वो है आपके पास आई। तो
अगर ये ओहम्स लॉ के इक्विवेलेंट हम तरीके से देखें, जहाँ पे हमारे पास होता था कि जी V इज़ इक्वल टू आई आर, तो हम इस केस में कह सकते हैं कि V इज़ इक्वल टू आई और आर इक्विवेलेंट इस सर्किट का। हमें नहीं पता बाकी क्या, लेकिन वोल्टेज करंट एक जैसे हैं, तो हम कह सकते हैं कि जी जो मर्जी रजिस्टर आगे लगे हैं वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उसके के बराबर होंगे। ठीक है, तो अगर हम इस चीज़ को और इस चीज़ को आपस में कंपेयर करें तो हमें पता चलता है कि जी आर इक्विवेलेंट हमारे पास जो है वो हमारे पास क्या आता है, R1 प्लस R2। तो जहाँ पे हमारे पास जो है दो रजिस्टर इस तरीके से सीरीज़ में लगे हैं, ये तो हमें पता है ना कि सीरीज़ में है, एक ही नोड शेयर कर रहे हैं बीच में और कोई नहीं, सीरीज़ में लगे हुए हैं, तो दो रजिस्टर्स को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस पॉइंट से देखने पे ये नज़र आती है। मतलब इस पूरे सर्किट को आप रीड्रॉ यूँ कर सकते हैं कि आप कहेंगे कि जी ये प्लस है, ये माइनस है, और चलो इधर कर लेते हैं, यहाँ पे आपके पास एक कोई जैसे ना सिंगल रजिस्टर लगा हुआ है, और उस रजिस्टर की वैल्यू है आर इक्विवेलेंट करंट उतना ही आई मूव कर रहा है, ये नोड ए है, ये नोड आपके पास बी है, और ये वोल्टेज बी है। ठीक है, तो इन शॉर्ट अगर हम कहें तो हमारे पास इस पॉइंट से देखने के ऊपर, ए और बी नोड की तरफ से इस तरफ को देखने के ऊपर हमें ये रेजिस्टेंस नज़र आ रही है। तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट सीरीज रजिस्टर का एक तरह से हमने रिलेशन डिराइव कर लिया। तो वही चीज़ें यहाँ पे पूरा ये आगे सॉल्व कर रहे हैं कि जी अच्छा ये दो हैं, इनको हम इसे एक सिंगल इक्विवेलेंट के बराबर कह सकते हैं जिसकी वोल्टेज इसके बराबर होगी, और इधर से हमें सॉल्व करने पे पता चला आर इक्विवेलेंट इसके बराबर है। तो हम क्या कर सकते हैं कि फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस जहाँ पे इंडिविजुअल वोल्टेजेस नहीं निकालनी बल्कि कोलेक्टिवली इन टर्मिनल के ऊपर देखना, तो हम आर इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर सकते हैं, तमाम रिजल्ट्स हमारे पास सही आएंगे। अच्छा जी, तो ये तो था हमारे पास दो रजिस्टर्स के केस में, लेकिन ये हमारे पास रिलेशन किसी भी ख़ास नंबर ऑफ़ रजिस्टर्स के लिए अप्लाई होता है। तो हम क्या कह सकते हैं, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ एनी नंबर ऑफ रजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज इज़ द सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। हर वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस को ऐड करते जाएं n1 से लेके n तक, तो आपके पास वो आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उनकी वैल्यूज़ के सम के बराबर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जनाब ये एक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, ये छठा है, और ये लेट से दो टर्मिनल्स हैं ए और बी, और इधर से मुझे पता है कि जी करंट आई फ्लो कर रहा है, और ये जो है वोल्टेज जो है ये इसकी वी ए बी है। तो अगर ये R1 है, R2 है, R3 है, जितने मर्जी ये सारे हो ना, ये N जो है ये 1 2 3 से सो ऑन, आखिरी वाला जो है R6 को ये कैपिटल N कह रहे हैं। ठीक है, N जो है 1 2 3 4 जितने भी हों, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो यहाँ से देखने पे नज़र आएगी वो इन सारे इंडिविजुअल रेजिस्टर्स के सम के बराबर है। ठीक है, तो वो खाली दो रजिस्टर के लिए जो रिलेशन आया था वो आगे भी अप्लाई हो सकता है। आप इसको यूं भी देख सकते हैं, अगर ज़्यादा आपको नहीं समझ आ रही प्रूफ के तौर पे, कि अगर ये तीन रजिस्टर लगे हैं तो आप पहले इन दो के ऊपर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें। ठीक है, फिर आर इक्विवेलेंट प्लेस करेंगे तो आपके पास बन जाएगा जी ये आर इक्विवेलेंट है, और ये वो साथ वाला दूसरा रजिस्टर है। फिर आप इन दोनों के ऊपर लगाएंगे तो ये दोनों सीरीज़ में आ जाएगा। तो वो इसी तरह करते जाएंगे, जितने मर्जी रजिस्टर्स हो, सम रिजल्ट एंड पे आपके पास ये आना है। अच्छा, द रजिस्टर्स इन सीरीज बिहेव एज अ सिंगल रजिस्टर हुज रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेजिस्टेंसेस ऑफ द इंडिविजुअल रजिस्टर। ठीक है, तो ऑफ कोर्स अगर एक से ज़्यादा रजिस्टर्स का सम आप कर रहे हैं तो वो तमाम जो बीच में इंडिविजुअल रजिस्टर्स लगे हुए हैं उनमें से जो है जो मिनिमम रजिस्टर है उसके बराबर या उससे ज़्यादा ही हो सकता है। ठीक है, कि 5 जमा 8 कर रहे हैं
तो मिनिमम जो है ये इक्विवेलेंट वो 5 प्लस ज़ीरो कर रहे होंगे तो वो मिनिमम 5 के बराबर ही रहेगा, वरना हमेशा जो है ये वैल्यू इसकी इंडिविजुअल जो एलिमेंट्स हैं उनसे ज़्यादा ही तकरीबन होगी। ठीक है, 2k के दो रजिस्टर्स को ऐड करते हैं हम। अब मैं बेसिक ये मैथमेटिक्स आपको 2 + 2 बता रहा हूँ। ठीक है, तो वो आपके पास अगर 4k आ रहा है तो ये 4k 2 और 2 दोनों से बड़ा है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस मतलब कि इस तरीके से आपके पास बढ़ती जाएगी जब आप सीरीज़ में लगा रहे हैं एलिमेंट्स को। ज़्यादा रजिस्टर चाहिए, कम रजिस्टर्स वैल्यू के रजिस्टर आपके पास हैं, उनको सीरीज़ में लगा के बड़ी वैल्यू आप हासिल कर सकते हैं। लैब के पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। अच्छा जी, तो यही हमारे पास इधर फर्दर जब हम इस चीज़ को आगे देखते हैं कि जी इस तरह से रजिस्टर्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है। टू डिटरमिन द वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर इन फिगर 2.29, फिगर 2.29 यहाँ पे दोबारा नहीं आई, यहाँ पे हमारे पास जो है किसी भी एक के क्रॉस अगर आपने वोल्टेज निकालनी है तो वो आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, टोटल जो वोल्टेज है वो आपके पास है V1 प्लस V2 जो कि बराबर आती है IR1। बस ठीक है, ये V1 प्लस V2 ही हम इधर अभी लिखते हैं। ठीक है, और ये V जो टोटल है ये हमारे पास बराबर है IR1 प्लस R2 ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो अब अगर मैंने V1 निकालना है तो V1 किसके बराबर होगा। ठीक है, ये टोटल की इस तरीके से है और मैंने खाली V1 की वैल्यू निकालनी है इसके अंदर। तो V1 निकालने के लिए अब मैं क्या करूँगा। अच्छा जी, यहाँ पे देखते हैं कि ये किसके बराबर होगा। जो V यहाँ से ये इसके बराबर आ गया था, इसी को आगे मैं लिख सकता हूँ कि अगर मैंने करंट निकालना है तो I इज़ इक्वल टू V ओवर R1 प्लस R2। ठीक है, टोटल करंट आ गया। तो अब जो है यहाँ पर से V1 को अगर हम लिखते हैं तो V1 इज़ इक्वल टू IR1। ऐसे ही है ना, V1 IR1 के बराबर है। तो I की वैल्यू इधर प्लेस करते हैं तो वो हमारे पास आ जाता है VR1 ओवर ये R1 ऐसे ही रहा R1 प्लस R2। तो अगर मैं यहाँ पर से फिर इसी को ज़रा एक और तरीके से लिखूँ तो मुझे पता चलता है कि जो वोल्टेज हमारे पास आई है, ठीक है, वो पहले टर्मिनल के ऊपर वो है R1 ओवर R1 प्लस R2 मल्टीप्लाइड बाय V। मतलब टोटल जितनी वोल्टेज थी इधर अगर 10 वोल्ट है और मैं ये पूरा सॉल्व किए बगैर मैं निकालना चाहता हूँ कि जी इस रजिस्टर के क्रॉस कितनी वोल्टेज आई है, तो वो बराबर होगी R1 ओवर R1 प्लस R2। लेट से ये है 4K का, ये है 6K का। तो पूरा सर्किट सॉल्व किए बगैर मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि V1 कितना है। V1 इज़ इक्वल टू 4K, यूनिट्स नहीं मैं लिख रहा क्योंकि ऊपर नीचे दोनों किलो में डिवाइड हो जाएंगे। 4 जमा 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 वोल्ट, ये कितना होगा जी। इसको करते हैं, ये 10 और 10 ये कैंसिल हो गया तो ये आ गया 4 वोल्ट। इसी तरह अगर मैंने V2 के केस में निकालना हो तो V2 R2 रजिस्टर के क्रॉस है तो V2 इज़ इक्वल टू R2 ओवर R1 प्लस R2 टाइम्स V। ठीक है, तो अब फ़र्क क्या इन दोनों में पड़ा, ये देखने वाली फ़र्क क्या पड़ा कि अब यहाँ पे ऊपर R2 है, यहाँ पे ऊपर R1 है। तो जिस रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज निकालनी है उस रजिस्टर की वैल्यू डिवाइडेड बाय पूरे जो सीरीज़ नेटवर्क में जितने रजिस्टर्स हैं वो आपने डाल देने हैं, तो ये आपके पास वोल्टेज आएगी। और ये जो आपको चीज़ बता रही है ये आपको बता रही है कि जो वोल्टेज है वो कैसे डिवाइड हुई है इन सारे इंडिविजुअल एलिमेंट्स में।
ठीक है। तो इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, बगैर सर्किट को सॉल्व किए, वंस आपको पता चल जाए कि जी आपके पास जो है ये सीरीज़ में लगे हुए हैं, तो आप वोल्टेज डिवाइडर का रिलेशन यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो वही यहाँ पे चीज़ें बताई गई हैं। और जनरल केस में किसी भी nth एलिमेंट के क्रॉस अगर मल्टीपल रजिस्टर लगे हैं, आप निकाल सकते हैं उस रजिस्टर के वैल्यू डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल द रजिस्टर्स मल्टीप्लाइड बाय जो वोल्टेज आपके पास उन तमाम रजिस्टर्स के क्रॉस है। ठीक है, तो यूँ आप कोई भी वोल्टेज निकाल सकते हैं। ये वोल्टेज डिवाइडर आपके पास रिलेशन है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास आता है ये रजिस्टर्स के पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, पैरेलल हमने पढ़ा हुआ था कि जी दोनों नोड्स एक जैसे शेयर करते हैं और एक ही वोल्टेज उनके क्रॉस आ रही होती है। तो अगर हमारे पास एक ही वोल्टेज दोनों के क्रॉस आ रही है, मसलन V है, तो हमारे पास क्या होगा कि जी करंट्स V एक ही है, लेट से एक रजिस्टर में से I1 करंट है, दूसरे में से I2 है, तो V इज़ इक्वल टू I1 R1, इसको प्लस माइनस करके, और ये इसके भी बराबर होगा क्योंकि ये दोनों जो हैं पैरेलल में लगे हुए हैं, एक ही नोड शेयर कर रहे हैं। इधर से हम करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं कि जी I1 इज़ इक्वल टू V ओवर R1 और I2 इज़ इक्वल टू V ओवर R2। इधर से निकाल लिया आपने। तो अब यहाँ पे हम जो है अब लगाते हैं अपना किरशॉफ्स करंट लॉ KVL, जो कि हमें बताता है कि I इज़ इक्वल टू करंट जो टूवर्ड्स मूव कर रहा है अवे के बराबर है I1 प्लस I2। तो इसका मतलब है कि ये जो I है ये हमारे पास बराबर होगा V ओवर R1 जो यहाँ पे है प्लस V ओवर R2 इज़ इक्वल टू V 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2। ये सेकंड इधर ये पढ़ा ही नहीं जाना रेड। ठीक है, ये R2 लिखा है, तो ये हमारे पास आ गया। तो अब क्या करना है जी, अच्छा अब हमें क्या पता है कि जी इस पॉइंट से देखने पे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी R इक्विवेलेंट, ठीक है, वो हमारे पास होगी जी वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। तो अब ये करंट की क्या वैल्यू होगी, यहाँ से ये अगर निकालें, करंट इज़ इक्वल टू V ओवर R इक्विवेलेंट, यहाँ पे हम लिखते हैं V ओवर R इक्विवेलेंट। तो इस वोल्टेज से ये वोल्टेज साइन कैंसिल हुआ, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आया वो आया 1 ओवर R इक्विवेलेंट इज़ इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2। मतलब कि पैरेलल में जब रेजिस्टर्स लगे हैं तो वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के इन्वर्स इज़ इक्वल टू इन्वर्स ऑफ R1 प्लस इन्वर्स ऑफ R2। ठीक है, इसी को अगर हम ज़रा और लिखना चाहें R इक्विवेलेंट की वैल्यू, तो R इक्विवेलेंट इज़ इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2। ठीक है, जिसको थोड़ा सॉल्व अगर हम करें तो ये हमारे पास बन जाएगा R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R1 मल्टीप्लाइड बाय R2, और ये बराबर होगा R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ठीक है, तो मतलब कि दो रेजिस्टर्स के केस में आप ऐसे भी कर सकते हैं, उन रेजिस्टर्स के प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेजिस्टेंस। पर मैं रेकमेंड करूँगा कि इस तरह का रिलेशन आप यूज़ करें। ठीक है, कि उसके साथ ना आप बड़ी आसानी से पूरा जो है ये सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो वही काम यहाँ पे आगे किया है कि जी V इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट निकाल ले,
और फिर जी 1/r इक्विवेलेंट इसके बराबर है, इन्वर्स लिया, r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू r1 r2 ओवर r1 प्लस r2। ठीक है, वही आया। तो आप जो है अब ये इन दो नोड्स के दरमियान में इस तरफ से देखेंगे, ठीक है, तो आपको जो है नज़र आएगा जैसे कि एक इस तरह का रेजिस्टेंस एक लगी है आर इक्विवेलेंट, जिसकी वैल्यू ये होगी। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ टू पैरेलल रेजिस्टर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर रेजिस्टेंस इज डिवाइडेड बाय देयर सम। ठीक है, तो उन दो रेजिस्टर्स के प्रोडक्ट लिया और उसके उनके सम से डिवाइड कर दिया, तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। याद रहे कि ये ऊपर जब मल्टीप्लाई किया है तो लेट्स से अगर ओहम्स में थे तो ओहम को ओहम से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड आपने, नीचे जो है ओहम प्लस ओहम में यूनिट ओहम का ही रहेगा, तो ये रिज़ल्ट ओहम में आ जाएगा। ठीक है, तो ये डायमेंशनली भी जो है आपके पास चीज़ करेक्ट है। अच्छा, यहाँ पे अब क्या चीज़ है, वी कैन एक्सटेंड द रिज़ल्ट इन, पिछला जो रिज़ल्ट आया था उसको जो है n नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स तक हम जो है एक्सटेंड कर सकते हैं। अब ये n नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स तक लेकिन एक्सटेंड करने के लिए आपको जो है रिलेशन इस तरह का ही रखना होगा 1/r इक्विवेलेंट के हिसाब से। ठीक है, आप ऐसे ना कीजिएगा कि जी प्रोडक्ट ऊपर करते जाएं और नीचे उनके सम करते रहें, उस तरीके से आपके पास जो है ना वो रिज़ल्ट नहीं आना। आप ऐसे ना आप कीजिएगा कि आप कहें कि जी r इक्विवेलेंट है, तो आप कहें कि जी ये r1 r2 r3 सो ऑन और डिवाइडेड बाय r1 प्लस r2 प्लस r3। इस तरह अगर आप करेंगे तो आपका रिज़ल्ट गलत आएगा। क्यों गलत आएगा? क्योंकि ये ऊपर ओहम टाइप, वैसे ही और कुछ भी ना देखें, डायमेंशनली आप देखें ओहम ओहम ओहम, ऊपर हो गया ओहम क्यूब, डिवाइड कर रहे हैं आप ओहम से, तो ये तो यूनिटी ओहम स्क्वायर आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई करने से क्योंकि यूनिट्स की पावर के अंदर बढ़ेगा, तो यहीं से पता चल जाता है कि जी उसमें गड़बड़ है। तो जो बेहतर तरीका जो याद रखने के लिए वो 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस ऑन टू 1/rn। तो अगर मेरे पास लेट से यहाँ पे लगे हैं 3 रजिस्टर लगे हैं पैरेलल में, ठीक है, ये है 1 ओहम है, ये है 2 ओहम है, और ये है 3 ओहम का। ठीक है, और मैंने इनको सॉल्व करना है, तो मैं इनको सॉल्व इस तरीके से करूँगा कि जी 1/r इक्विवेलेंट इज़ इक्वल टू 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। इन सारों का जनाब प्रोडक्ट लिया, 3 2 6 आ गया। तो यहाँ पे जो है 6 आया, प्लस इसकी वजह से जनाब 3, प्लस इसकी वजह से 2 आ गया मेरे पास। ठीक है, तो ये क्या बना, ये बना 6 प्लस 5 11। ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट क्या आएगी, ये चीज़ नहीं है, इसका इन्वर्स, तो वो आता है 6/11 ओहम। तो यहाँ पे ये इन चीज़ों का ना आपने ख़्याल रखना है यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारी जो है ना वो मिस्टेक्स स्टूडेंट करते हैं जब रजिस्टर्स को पैरेलल में सॉल्व करना पड़ता है। अच्छा, दूसरे यहाँ पे था फॉर एग्जांपल, अगर 4 आपके पास 100 ओहम के रजिस्टर एक जैसी वैल्यू के हैं, तो उनको पैरेलल में लगाएंगे तो आपके पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी वो होगी 4 गुना कम हो जाएगी। ठीक है, मसलन एक जैसी वैल्यू के हैं, अगर ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, तो 1/r 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 ये सारे ऐड होके n/r हो जाएंगे, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस r/n। तो अगर 4 रजिस्टर एक जैसी वैल्यू के लगे हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपके पास जो है 4 गुना कम हो जाएगी, 25 ओहम। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ एक हमें समझ आई वो ये है कि द मोर रजिस्टर्स इन अ पैरेलल सर्किट द लेस द ओवरऑल रेजिस्टेंस। जितने ज़्यादा रजिस्टर पैरेलल सर्किट में लगे होंगे उतनी ही रेजिस्टेंस जो है वो ओरिजिनल
मिनिमम जो रजिस्टर की वैल्यू थी उसके मुकाबले में कम होगी। ठीक है, तो ये भी एक जो है ना आपके पास रिलेशन यहाँ पे जो है रहता है। अच्छा, यहाँ पे ना एक और जो चीज़ आमतौर पे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं ना, वो था कि जी कैलकुलेटर पे रेजिस्टेंस को कैसे एवेल्यूएट करना है। तो वो मैंने बहुत लोगों की मिस्टेक्स देखी हुई हैं। तो लेट से अब एक ना हम कोई और सिनेरियो लेते हैं जहाँ पे हमारे पास कोई ये 4 रजिस्टर लगे हुए हैं। ठीक है, ये है 1 ओहम का है, ये 3 का है, ये 6 का है, ये 8 का है। तो अब इनको सॉल्व करने के लिए अब मैं क्या करूँगा कैलकुलेटर के ऊपर। ठीक है, तो अब ये तरीक़ाकार आप देखें, मैंने ये वाला रिलेशन यूज़ करना है। मैं करूँगा 1 और अच्छा ठीक है, 1 और 1 का इन्वर्स कर लिया, प्लस 3 का इन्वर्स, प्लस मतलब 1 इन्वर्स कर लिया, प्लस 3 इन्वर्स कर लिया, प्लस 6 इन्वर्स, प्लस 8 इन्वर्स। सारे आइटम्स का इन्वर्स करके रिज़ल्ट आया ये। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, आंसर का इन्वर्स कर लिया, मतलब ये आंसर ये आया था ना 1 ओवर ये, तो इन्वर्स किया, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई मेरे पास। और ये मतलब कि कंटिन्यूस ये चल रहा है इस तरीके से। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेरे पास आ गई 0.615 ओहम। अब इसकी बजाय अगर ये सबसे मतलब कि सही तरीका है आसानी से जिसके साथ करेक्ट आंसर आता है, जितने मर्जी रजिस्टर्स आपके पास, अब ये जैसे 100 ओहम के 4 रजिस्टर की बात कर रहे हैं, 100 ओहम इन्वर्स प्लस 100 ओहम इन्वर्स प्लस 100 ओहम इन्वर्स प्लस 100 ओहम इन्वर्स, आंसर आया आपने, और फिर इसका इन्वर्स लिया 25 ओहम। ठीक है, तो ये तरीक़ाकार यूज़ करना चाहिए आपको। ये इस तरीके से लिखें कैलकुलेटर से, अगर तो आप स्टेप की वैल्यू लिखना चाह रहे हैं, ये तो था क्विक वेरिफिकेशन। स्टेप की वैल्यू लिखना चाह रहे हैं तो हर एक आप लिखते जाएं। वो कैसे करेंगे जी, कैलकुलेटर के साथ जब आप कर रहे हैं तो करते हुए आपको इधर लिखना है 1 ओवर 1, तो 1 इन्वर्स तो वैसे ही पता है, फिर 3 इन्वर्स है आप निकाल के लिख लें पहले। ठीक है, 0.3 बार, वो चलता जाना है उसी तरह। ठीक है, 0.3 बार आ गया, और फिर आपने इसको दोबारा जो है क्लियर किया, क्लियर करके आपने कर दिया जी 6 इन्वर्स क्या होता है 0.16 बार, 666 इस तरह चलेगा। ये आपने कर दिया। उसके बाद आपने किया कि जी 8 का इन्वर्स क्या होगा 0.125, ये सारों की वैल्यूज़ लिख दी, फिर इनको ऐड कर दें। ठीक है, कैलकुलेटर में आप करने को सारा को एक स्टेप में कर सकते हैं, तो वो वेरिफिकेशन के लिए यूज़ करें, पर स्टेप वाइज वैल्यू लिखते रहें। तो ये मुझे था कि इम्पोर्टेंट चीज़ है कैलकुलेटर यहाँ पे होने का फ़ायदा है कि ये मिस्टेक जो तकरीबन सारे स्टूडेंट्स और कैलकुलेटर में ही करते हैं उसको, तो वो आपके पास ना दोबारा हो। अच्छा जी, दोबारा अभी जो है हम अपना आगे लेक्चर का कंटिन्यू करते हैं। कैलकुलेटर वाली चीज़ आपको दिखा दी थी। अच्छा, तो क्योंकि हमारे पास जो ये रेजिस्टेंस है 1 ओवर आर इक्विवेलेंट, ये हमारे पास कंडक्टेंस के बराबर है जी, इक्विवेलेंट आप उसको कह सकते हैं, ये G1 है। ठीक है, तो इस तरीके से हम अगर लिखना चाहें तो बड़े अच्छे तरीके से लिख सकते हैं कि जनाब ये सीरीज़ ऑफ कंडक्टेंसेस के बराबर है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो है पैरेलल रेजिस्टर की उनके सम के बराबर है। ठीक है, तो वही यहाँ पे चीज़ लिखी, इंडिविजुअल जो है कंडक्टेंस इसके सम के बराबर है, तो वही उसकी डुअलिटी है, इतना कोई उसकी। और इसी तरह अगर सीरीज़ रजिस्टर का लिखना हो जहाँ पे हमारे पास आर इक्विवेलेंट इज़ इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस इस तरह करके चल रहा था, तो उसको हम लिख सकते हैं जी 1 ओवर जी इक्विवेलेंट, क्योंकि ये उसके बराबर है, इज़ इक्वल टू 1 ओवर G1। इस तरह करके भी मतलब लिखा जा सकता है। तो जिसके अंदर आप बेहतरीन तरीके से फील करते, जो चीज़ पूछी जाए बेहतर है उसी की टर्म्स में लिख लें, तो आसानी रहेगी आपके लिए।
अच्छा जी, करंट डिवाइडर। अच्छा जी, अब करंट डिवाइडर का क्या मामला है कि आपके पास यहाँ पर ना दो करंट आ रहे थे, I1 और I2। तो आपने ना ये दोनों करंट्स को जो है बेसिकली निकालना है। तो अब आपको पता है कि जी I इज़ इक्वल टू I1 प्लस I2। तो और यहाँ पे ये जो I है V इक्विवेलेंट के हिसाब से हमने ये अभी पूरा सॉल्व करके निकाला था, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो V इज़ इक्वल टू I R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 उसके बराबर है। यहाँ से करंट की वैल्यू निकालें तो V ओवर R इक्विवेलेंट उसके भी जो है ये बराबर मतलब कि आ सकती है टर्म। तो हम इस पूरे के अंदर अब करना क्या चाह रहे हैं, हम करना ये चाह रहे हैं कि हमारे पास V की वैल्यू यहाँ पे आ गई। तो I1 हमारे पास क्या है, I1 है हमारे पास V ओवर R1, ऐसे ही है, ऐसे ही है यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, V की वैल्यू प्लेस करें तो V की वैल्यू आ गई I R1 R2 डिवाइडेड बाय ये R1 इधर ही लिखा हुआ है और ये ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं R1 प्लस R2। R1 से ये R1 कैंसिल हुआ तो हमारे पास जो रिलेशन आया वो आया कि जी R2 ओवर R1 प्लस R2 टाइम्स I। तो इसमें अजीब बात क्या हुई कि जी अगर मैं पहले एलिमेंट के R1 के क्रॉस करंट देखता हूँ तो वो R2 ओवर R1 प्लस R2 के बराबर है, और अगर मैं R2 के अक्रॉस जो है वो करंट देखता हूँ I2 तो वो R1 पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फ़र्क है। वोल्टेज डिवाइडर में क्या था, अगर मैंने V1 सीरीज़ के अंदर कोई एलिमेंट लगे होते, खैर उसको डायरेक्ट कंपेयर नहीं करना चाहिए, पर सीरीज़ में एलिमेंट लगे होते तो वहाँ पे जो है V1 R1 पे डिपेंड करता था और V2 R2 पे करता था। लेकिन पैरेलल में लगे रेजिस्टर्स के केस में करंट निकालेंगे तो I1 R2 पे डिपेंड करता है। अच्छा, अब ये ख्याल रहे कि इस केस के अंदर जब पैरेलल में रेजिस्टर्स हैं वोल्टेज दोनों की बराबर है, V1 इज़ इक्वल टू V2, और जब सीरीज़ में आपके पास लगे होंगे तो उन दोनों का करंट बराबर है। तो ऐसे ना हो कि आप सीरीज़ में लगे रेजिस्टर्स के ऊपर करंट डिवाइडर लगा रहे हों या पैरेलल में लगे जो है रेजिस्टर्स के अक्रॉस जो है वो वोल्टेज डिवाइडर का कोई रिलेशन लगा रहे हैं। तो ये आपको ऑब्वियसली पता होना चाहिए कि जी पैरेलल में लगे हैं वोल्टेज एक है, सीरीज़ में लगे हैं करंट एक है। ये बेसिक डेफिनेशन ही सीरीज़ पैरेलल की ये है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना अब हम कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं। अगर आपने जो है लेट्स से I2 को निकालना है, एक कुछ सर्किट इस तरह का आ रहा है, I मेन आ रहा है और दो आपके पास कोई रेजिस्टर्स लगे थे, अगर R2 ज़ीरो के बराबर है तो लेट्स से I1 के रिलेशन में क्या था, बल्कि लिखा हुआ I1 का रिलेशन था R2 पे डिपेंड करता, R2 ज़ीरो है, ज़ीरो प्लेस करेंगे तो I1 की वैल्यू आपके पास ज़ीरो आ गई। सेकंड केस में जब I2 निकालना है तो I2 आपके पास क्या होगा, I2 इज़ इक्वल टू ये चीज़ है R1 की वैल्यू आपके पास एग्जिस्ट करती है पर यहाँ पे R2 ज़ीरो है दोनों केसेस में। तो रिज़ल्ट क्या निकलेगा कि जी ये ज़ीरो ओवर समथिंग ज़ीरो, ये यहाँ पे ये चीज़ ज़ीरो थी तो R1 बाई R1 I के बराबर आ गया। तो आपके पास सारा का सारा जो करंट है वो शॉर्ट सर्किट में से गुजरेगा और दूसरी जगह से नहीं करंट गुजरना। ये शॉर्ट सर्किट के केस में आपके पास आ गया, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ करंट डिवीजन के हिसाब से। तो द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और अच्छा इस केस में जब आप देखेंगे जी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आती है वो भी तो इम्पोर्टेंट है हमारे पास। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज़ इक्वल टू, अगर मैं ये वाला रिलेशन ही लगाऊं जो कि था R1 R2 ओवर R1 प्लस R2, तो इसमें जो है ये R2 ज़ीरो है तो ज़ीरो बाय
R1 इज इक्वल टू 0, मतलब एक भी अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में एलिमेंट 0 लगा हो तो आपके पास जो है वो रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 0 हो जाएगी। गुड, ठीक है। दूसरे केस में अगर आपके पास एक कोई रजिस्टर इन्फिनिट वैल्यू का है तो उस केस में क्या होगा, यही रिलेशन यूज़ करते हुए R2 लेट से इन्फिनिटी है तो यहाँ पे हो गया इन्फिनिटी I1 निकालने के लिए, और यहाँ पे हो गया इन्फिनिटी। तो लॉपिटल रूल या खैर वो आगे शायद आप पढ़ के आए हैं, तो आपके पास दोनों चीज़ें ये बहुत बड़ी हैं, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही हैं, तो R2 और R2 जो है ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। दूसरे अल्फाज में अगर आपको नहीं समझ आ रही कि यार इन्फिनिटी और इन्फिनिटी है तो डिफाइंड वैल्यू कैसे आएगी, तो आप R2 कॉमन ले लें, तो ये बन जाएगा 1 या I ओवर R1 ओवर R2 प्लस 1। ऐसे ही है ना, R2 कॉमन ले लिया, इधर से भी आ गया। अब ये अगर इन्फिनिटी पुट करेंगे यहाँ पे तो ये चीज़ ज़ीरो हो जाएगी, तो ये I के बराबर आ गया। ठीक है। दूसरे केस में यहाँ पे अब आपके पास जब इन्फिनिटी पुट करते हैं R2 की जगह, तो वो डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी है, ये कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, फिक्स्ड हैं, नॉन इन्फिनिट वैल्यूज़ आपके पास हैं। ठीक है, स्मॉल नंबर्स है, तो ये इन्फिनिटी नीचे जो है ये इस पूरे को ज़ीरो पे ले जाएगा। तो आपको यहाँ पे भी पता चल गया कि क्या सिस्टम किस तरीके से इसने काम करना है। दूसरा, जब आप इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं जो कि थी आपके पास R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इन्फिनिटी है, R2 कॉमन ले लें इस पूरे में से, तो वो आपके पास क्या आएगा, R1 ओवर R1 बाय R2 प्लस 1। ऐसे ही होगा ना, R2 कॉमन ले लिया, नीचे से भी ले लिया, 1 रह गया, ये R1 रह गया। अब यहाँ पे इन्फिनिटी प्लेस करेंगे तो आपको पता चलता है कि ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी, तो रिज़ल्ट क्या आया, R1 ओवर 1 जो कि R1 के बराबर है। तो पैरेलल के केस में जब आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखनी है तो वो आपके पास जो है जो स्मॉलर वैल्यू होगी ये उसके बराबर होगा हमेशा। ठीक है, इस केस में स्मॉलर वैल्यू R1 थी एक्सट्रीम केसेस के अंदर, और शॉर्ट सर्किट के केस में स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू जो है वो आपके पास शॉर्ट सर्किट था, ज़ीरो था, तो वो ज़ीरो के बराबर होगी। तो जी ये भी चीज़ हमने देख ली। In general, it is convenient and possible to combine resistors in series and parallels and reduce a resistive network to a single equivalent resistor। आपके पास मल्टीपल रेजिस्टर्स लगे हों, कॉम्प्लेक्स सा सर्किट बना हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं, उन सारे के सारे रेजिस्टर्स को इकट्ठे करके एक सिंगल इक्विवेलेंट रेजिस्टर बना के सॉल्व कर लें। Such an equivalent resistance is the resistance between the designated terminals of the network। अब मैं इधर से दो टर्मिनल्स के बीच में कह रहा हूँ मुझे और रेजिस्टेंस नज़र आएगी, मैं कहता जी इन दो टर्मिनल्स के बीच में मुझे बताई जाए तो हो सकता है कि कुछ और आती, खैर इस केस में एक ही होनी है। मैं अगर कह दूँ कि जी इन दो टर्मिनल्स के बीच में ये वाला है और ये वाला टर्मिनल है, और बीच में से मैं ओपन सर्किट कर दूँ, इधर से दिखाएं मुझे कोई और रेजिस्टेंस नज़र आएगी। ठीक है, तो ये डायरेक्शन जहाँ से हम देख रहे हैं वो भी मैटर करती है इसमें। एंड मस्ट एग्जिबिट, और उस पॉइंट के दरमियान में जो है जो आपके पास ओरिजिनल सर्किट और जो इक्विवेलेंट है उन दोनों में IV करेक्टरिस्टिक्स उन टर्मिनल्स के पर्सपेक्टिव से वही रहना चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए, तो फिर हम कहेंगे कि ये उसका इक्विवेलेंट सर्किट जो है ये बनता है। अब ये वाली जो चीज़ है ना, ये एग्जाम्पल के बगैर हो ही नहीं सकती, तो इसको जो है वो ये पहली एग्जांपल हमारे पास आ गई। तो पहली एग्जांपल में क्या कहा है कि जी ये एक नेटवर्क है आपके पास, और इस पॉइंट से देखने के ऊपर आप बताएं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है। अच्छा जी, अब ये पूरा का पूरा एक नेटवर्क टाइप चीज़ें हैं, और इसमें अगर आप देखें तो कहीं कहीं सीरीज़ पैरेलल में कुछ आ रहा है और कहीं कहीं जो है वो चीज़ें जॉइंट हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए अगर हम देखें तो जी ये वाला जो पॉइंट है
ये वाला रजिस्टर और ये वाला रजिस्टर सीरीज़ में आ रहे हैं। सबसे पहले तो ढूंढें जहाँ सीरीज़ पैरेलल आसानी से समझ आए। तो आप कहते हैं कि जी 5 और एक सीरीज़ में हैं, इक्विवेलेंट रजिस्टर, ये नोड और ये नोड, इस तरफ से देखने के ऊपर ये 6 ओहम के नज़र आएंगे। तो आप क्या करते हैं, इस नोड और इस नोड के बीच में एक 6 ओहम का रजिस्टर आपने डाल दिया। आपने ऐसे नहीं किया कि यहाँ से देखें, यहाँ से तो अभी आप देख ही नहीं सकते इकट्ठे। वो क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि कुछ सीरीज़ में है, कुछ पैरेलल में है, कुछ कोई और मामला है, तो वहाँ पे मसला हो सकता है। उसकी बजाय आपने खाली इस पॉइंट से देखा और ये 6 ओहम का रजिस्टर जो है ना ये आपने लिख दिया। उसके बाद दूसरी क्या चीज़ है, दूसरा हम क्या कर सकते हैं, कोई और कोई सीरीज़ पैरेलल नज़र आ रहे हों, तो अगर हम तवज्जो से देखें तो जो ये नोड है और ये नोड है, अगर इन दोनों नोड्स के, इसको तार को इधर कर लेते हैं, इसको इधर कर लेते हैं, और मैं कहता हूँ कि जी इधर से देखने पे क्या नज़र आ रहा है, तो पता चलता है कि जी ये एक ही वोल्टेज शेयर कर रहे हैं, ये दोनों रजिस्टर तो पैरेलल में हैं। तो 6 और 3 का पैरेलल के अंदर कॉम्बिनेशन आ गया, तो इसको सॉल्व करना है। अब मैं कैलकुलेटर दोबारा नहीं वो खोलना चाह रहा, तो 1/r जो है इक्विवेलेंट, अच्छा ये इक्विवेलेंट इसको कह रहे हैं, मैं r डैश इसका नाम डाल देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो, इज़ इक्वल टू 1/6 प्लस 1/3। ये हो जाएगा जी 6 इधर है, 2 प्लस 1, तो 3/6, 1/r डैश के बराबर था, तो r डैश क्या हो जाएगा 6/3, 2 ओहम यहाँ पे इन्होंने निकाला हुआ है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि जी यहाँ पे एक 2 ओहम का रजिस्टर इन्हीं दो नोड्स के दरमियान में प्लेस कर दिया। ये वही दो नोड हैं जिनके दरमियान में हमने फाइंड आउट किया था। अच्छा जी, अब अगर हम इस सर्किट को देखते हैं, क्या अभी हम ख़त्म हो गया या और भी इसको जो है सॉल्व किया जा सकता है? तो हमें यहाँ पे नज़र आता है कि जी अब ये जो 2 ओम के दो रजिस्टर हैं ये सीरीज़ में हैं, तो ये सीरीज़ में हैं, तो इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस टोटल जो है इस पॉइंट नहीं, ये पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, ठीक है, ये वाला हिस्सा और यहाँ से ऊपर की तरफ को, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप इस चीज़ को ना साथ शामिल करें। तो इसको अगर हम देखते हैं कि यहाँ से ऊपर को, तो ये हमें नज़र आएगा 4 ओहम का, सीरीज़ में ऐड हो गए। पर फर्दर ये 4 ओहम का और ये 6 ओहम का जो है वो भी पैरेलल के अंदर है। तो 4 और 6 का पैरेलल कॉम्बिनेशन इधर इन्होंने सॉल्व किया, तो इनको पता चला कि जी वो है 2.4 ओहम। मतलब कि इन शॉर्ट उन्होंने ये 4 ओहम तो बन गया, फिर टोटल इस पॉइंट पे देखा उन्होंने, इस नोड और इस नोड पे ओवरऑल ये 4 इन पैरेलल विद 6 2.4 ओहम हो गया, यहाँ पे प्लेस कर दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी अच्छा ये हो गया, तो अब क्या है, अब हमारे पास ये तीनों सीरीज़ में है, तो 4 + 8 + 2.4, ठीक है, तो ये टोटल हमारे पास आ गया 14.4 ओहम। तो इस तरीके से आपने जो है ये पूरा एक इतना कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को इसमें कन्वर्ट कर दिया। अब अगर आपसे लेट से क्वेश्चन पूछा होता कि जी इधर से करंट कितना फ़्लो कर रहा है, अब आपको वो पहले और कुछ नहीं पूछा होता और ये पूछा होता, तो आपको वो करंट निकालने के लिए पूरा ये सर्किट में पता नहीं कहाँ कहाँ से लूप्स, ये लूप बन रही है एक, ये लूप एक दूसरी बन रही है, तो यहाँ पे एक तीसरी लूप बन रही है, इधर KCL अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे KCL अप्लाई हो रहा है, इधर भी पूरी जगह पे भी इधर भी KCL अप्लाई हो रहा है। वो इतना सॉल्व करके टोटल सॉल्व करते तो ये करंट निकलना था। अब आपने क्या किया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल ली। लेट से फिर आपको मैं बताऊं कि जी इधर से जो वोल्टेज है वो 14.4 वोल्ट है। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि जी अब करंट कितना निकलना है टोटल। एक कुछ सिस्टम आपने कॉम्प्लेक्स बनाया, आपने बस देखना है पावर सप्लाई को कितना करंट देना है, ताकि आपको जो है ना इजीली पूरा वो उसको पावर के लिए आप ना एवेल्यूएट करना चाह रहे हैं। तो आपको पता चला कि जी 14.4 ओहम की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, तो जो करंट होगा ये वोल्टेज बाय करंट
बाय रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 एम्पेयर। तो आपको पूरा ये सॉल्व करने की बजाय खाली इक्विवेलेंट रेजिस्टर से यहाँ तक है, ये रिलेटिवली आसान है और आपने रिजल्ट निकाल लिया। अच्छा, ऑफ कोर्स अगर आपसे पूछा जाता कि जी ये इसमें करंट निकालें, तो फिर आप इक्विवेलेंटली उस तरीके से सॉल्व करने में हो सकता है आपको मसला मसाइल होते। ठीक है, तो ये इसको लेकिन है कि इन जनरल आप यूज़ कर सकते हैं एनालिसिस में। जो अननेसेसरी जगह हैं वहाँ जहाँ पे सिंपलीफाई हो सके उधर कर देना चाहिए। अच्छा, ये दूसरा अब एक आ गया हमारे पास, इसके लिए कैलकुलेटर निकालना पड़ेगा। अच्छा जी, इसको अब सॉल्व करना है तो यहाँ पे हमारे पास पूछा गया है कि टोटल रेजिस्टेंस क्या है। हम क्या करेंगे, पहले यहाँ से रेजिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, तो मैं ऐसे करूँगा कि मैं यहीं पे लिखता रहूँगा कि जी टोटल कितनी नज़र आ रही है और फिर आगे सॉल्व। ये हो गया 4 + 3 7 + 5। इधर से इस तरफ को देखने पे इस नोड और इस नोड से इधर को देखेंगे तो 12 ओहम नज़र आया। फिर जब यहाँ से इस तरफ को देखेंगे तो 12 के पैरेलल में 4 ओहम है। ठीक है, तो ये मैं बना ही लेता हूँ ऐसे। ठीक है, तो अब यहाँ से देखने के ऊपर जो है ना 4 ओहम और ये 12 ओहम पैरेलल में है। मैं आया फिर कैलकुलेटर के ऊपर, मैंने लिखा जी 4 इनवर्स प्लस 12 इनवर्स और उसका इन्वर्स 3 ओहम। तो ये 3 ओहम मुझे अब यहाँ पर से नज़र आने लग गया। ठीक है, आर डैश जो भी है, इस पॉइंट से आगे 3 ओहम नज़र आ रहा है और ये 3 ओहम मेरे पास इधर है, 6 ओहम इधर है, 4 ओहम इधर था और 3 ओहम इधर है और इस तरफ से फाइनल निकालना है। तो अब मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट से इस तरफ को देखता हूँ तो मुझे नज़र आएगा 6 ओहम। ठीक है, ऑफ कोर्स 6 ओहम नज़र आ रहा है, 3 + 3 ये तो सॉल्व करना आसान है। अगर मैं यहाँ से देखूँगा तो ये 6 उस 6 के पैरेलल में है, तो एक जैसी वैल्यू है, तो 6 और 6 अगर पैरेलल में होंगे रिज़ल्ट 3 ओहम आएगा। तो इसको मैं यहाँ से रीड्रॉ कर लेता हूँ और ये आ गया 3 ओहम। अब ये 3 ओहम का आ गया मेरे पास। ठीक है, तो जब टोटल देखनी है तो ये 4 + 3 + 3 3 3 6 4 10, तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 10 ओहम। 10 ओहम हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई और सारे के सारे मसले हमारे हल हो गए। अच्छा जी, एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं। यहाँ पे इसने ख़ुद सॉल्व किया हुआ है, तो लेकिन चलें फिर भी। तो इधर क्या हमारे पास केस है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर ए बी। यहाँ से पूछा है जी क्या रेजिस्टेंस है और पूरा सॉल्व करना है। और यहाँ पे देखने में आप को ये पता चलता है कि जी ये रिलेटिवली काफ़ी कॉम्प्लेक्स सा ही कोई मामला लग रहा है इधर। ठीक है, कि ये कैसे आप इसको देखेंगे। ये रजिस्टर सी से बी के ऊपर आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे और इंटरेस्टिंग, अच्छा ये बी है और बाकी सारी चीज़ों का अगली तरफ। अब इसके ना 2-3 तरीके हैं। एक तो ये है कि आप इसी पूरे नेटवर्क को थोड़ा अच्छे तरीके से क्लियर बना लें। अब मसलन अगर मुझे इसको क्लियर बनाना हो, ये मेरे पास 10K का है, नोड सी है, ये वाला नोड बी है, तो इसको इधर लाने की बजाय मैं इधर ही इसके पैरेलल में शो कर देता हूँ। एक ये 3 ओहम है, मैं बार बार ओहम का साइन नहीं डाल रहा। ठीक है, ये ए था, ये बी है, 10 है, ये 3 है और ये 6 ओहम सी और बी के बीच में, ये सी और बी के, तो ये इसके पैरेलल में है। फिर ओहम डाल दिया मैंने, 6 ओहम इसके पैरेलल में आ गया। और फिर हमारे पास क्या आता है जनाब, ये एक रजिस्टर है 1 ओहम का, सी से डी तक। फिर डी से बी तक हमारे पास
डी से बी तक हमारे पास क्या है, एक तो ये 4 ओहम का है और एक ये 12 ओहम का है। 4 ओहम का आ गया और ये 12 ओहम का आ गया, और उसके बाद ये 1 और 5 यहाँ पे लगे हैं। तो आप अब नोट करें कि यहाँ पे कितना कॉम्प्लेक्स लग रहा था। अगर तो यहाँ पे कोई रजिस्टर लगा होता ना तो ऑफ कोर्स, और ये बी नोड ही ना होता, डिफरेंट होता, तो फिर तो ये मैं सॉल्व नहीं कर सकता था इस तरह से, फिर तो कोई कॉम्प्लेक्स ही लॉजिक लगानी थी। पर अभी यहाँ पे मैंने जो देखा है तो उसके अंदर क्या हुआ कि जी ये इसी तरीके से इसको रीड्रॉ कर सकते हैं। रीड्रॉ आपने ठीक तरीके से कर लिया तो मसले यहीं पे सारे हल हो जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 4 और 12 है, इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन मैं देख लूँ, 4 इनवर्स प्लस 12 इनवर्स का इनवर्स आंसर का 3। तो इसको मैं यहाँ पे रीड्रॉ कर सकता हूँ 3 ओहम का। ठीक है, अब ये 3 और 6 लगे हैं, इनको भी देख लेते हैं। तो 3 इनवर्स प्लस 6 इनवर्स और आंसर का इनवर्स 2 ओहम। अभी नोट करें कि इधर कैलकुलेटर का सही यूज़ कितना टाइम बचा रहा है आपका। इसी की बजाय अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे होते और आगे वो डिवाइड कर रहे होते, जो कि अक्सर स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं, तो और उसमें कितना टाइम वेस्ट होता था। अब मैं जो है चौथे 5वें सेमेस्टर में जाके ये चीज़ें बता रहा हूँ, तो उसकी बजाय मैंने कहा कि यहीं पे बेहतर है कि आपको बता दिया जाए कि कैलकुलेटर कैसे इस्तेमाल करना है इन चीज़ों में। ये 2 ओहम आ गया। अब क्या है कि जी इस पॉइंट से देखते हैं तो ये 1 और 5 ओहम आपके पास जो है सीरीज़ में हैं, तो इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 और 5 था, ये 6 ओहम आ गया। अब ये 6 और 3 ओहम जो हैं ये पैरेलल में है। ठीक है, तो 6 इनवर्स प्लस 3 इनवर्स आंसर इनवर्स, ये हालांकि यहाँ पे भी हमने भी कैलकुलेट किया था तो वही आंसर आना था। तो इसको जो है इक्विवेलेंट इधर से बनाएंगे हम, तो ये 2 ओहम आ गया। 2 और 3 मिल के जो है ये 2 और 1 मिल के 3 ओहम हो गया। तीन ओहम, अब 3 और 2 पैरेलल में हैं, ये सॉल्व करना पड़ेगा। इधर आ जाते हैं हम कैलकुलेटर पे। 2 इनवर्स प्लस 3 इनवर्स इज़ इक्वल टू, और इसका इन्वर्स, ये आखिरी इन्वर्स ने भूलना आपने, ये हो गया जी 1.2। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं जी 1.2 है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया जी। मैं तो इस तरीके से कर रहा हूँ, आप हर केस के लिए नया सर्किट रीड्रॉ कर सकते हैं। 2-3 स्टेप करें और इकट्ठे सॉल्व करके जो जो सीरीज़ पैरेलल में थे वो करके अगला सर्किट ड्रॉ कर दें। ठीक है, ये आप इस तरह लाइनें मार के हैं, उधर रबड़ वगैरह पेंसिल यूज़ करके तो नहीं ना कर सकते। तो ये टोटल जब हम देखते हैं तो RAB इज़ इक्वल टू 11.2। लेट्स सी कि कोई गलती तो नहीं हुई हमसे, नहीं, 11.2। तो एग्जैक्ट जो है हमारे पास वही आंसर आ गया, और वही चीज़ें इधर ना स्टेप्स के अंदर लिखी भी हुई हैं कि किस तरीके से इसको करना है। ये एक और प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, इसको भी हम कर लेते हैं। कैलकुलेटर हमारे पास पड़ा है इधर ही, तो इसके अंदर अब जो है यहाँ पे भी थोड़ा ना अजीब सा ही लग रहा है कि जी ये किस तरीके से नेटवर्क्स और चीज़ों का बना हुआ है। तो इसको अब देखते हैं, इसको रीड्रॉ किया जाए तो बेहतर हो जाएगा काम। रीड्रॉ ना भी करें तो भी इसी तरह सॉल्व कर सकते हैं। चलें रीड्रॉ किए बगैर इस पर कर लें तो बेहतर है। ए के साथ ये रजिस्टर लगा है और जो बी टर्मिनल है वो इधर है, ये ए टर्मिनल है। बी टर्मिनल के साथ मेरे पास ये एक 16 ओम का ऊपर रजिस्टर है
और ये 18 ओहम का रजिस्टर जो है ना, ये मेरे पास है बी टर्मिनल की तरफ। ठीक है, 16 का और 18 का। और ये 18 वाला जो है ये ए के साथ जो है आगे से कनेक्टेड है। ठीक है, ए के साथ कनेक्टेड है। और क्या है कि इसी 18 के साथ एक 9 ओम का रजिस्टर भी, ये इसको सी नाम कर देता हूँ मैं, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। सी और बी के साथ एक 9 ओम का भी रजिस्टर है। 9 ओम का रजिस्टर हो गया। उसके बाद क्या है कि जी यही जो बी है इसके साथ, और इसको डी लेबल कर लेते हैं। बी और डी के दरमियान में जो है 2 ओम का रजिस्टर है। ये नोड आ गया डी। अब क्या है कि जी सी, इसको ई लेबल कर लेते हैं। सी से डी हमारे पास एक रजिस्टर है 20 ओम का। ओम का रजिस्टर है। सी से डी हो गया। और सी से ई की तरफ हमारे पास एक, दो, सी से इसको ई लेबल कर देते हैं, के दरमियान में है जी 20 और 5, और ये डी के साथ जो है 1 ओम का। तो डी से ई के दरमियान में ये आ गया। तो अगर आप इसको टोटल देखें ना, तो ओवरऑल आपके पास ये इस तरह का सिस्टम बनता है। ठीक है, और इसको थोड़ा सा और अगर मैंने अभी नोट किया कि मैं ना इसको और थोड़ा बेहतर बना सकता हूँ। ये 18 और 9 का जो है ना, ये 2 का था, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जी 18 और 9, ये है 18, ये है 9, और ये हो गया हमारे पास बी। और यहाँ से भी इसको थोड़ा और बेहतर कर दिया जाए जो नॉर्मल सर्किट्स होते हैं उनके हिसाब से, तो यहाँ पे रजिस्टर ये लगा हुआ है 1 ओम का। ठीक है, तो ये इसको अब ये ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस के ऊपर था कि मैंने, लेकिन नोड बाय नोड आपके सामने बिल्कुल किया है कि हर नोड के ऊपर देखते देखते मैं मूव किया है, तो पता चला है कि जी ये इस तरीके से जो है ना आपस में कनेक्टेड है। अब जब ये एक दफ़ा आपने जो है इनके आपस के इंटरकनेक्शंस को देख लिया, मैं वैसे अगर आप वैसे इसके बगैर भी कर सकते हैं तो आप वो भी कर लें, ताकि ना कन्फ्यूजन ना कोई आए। लेकिन है कि यहाँ पे जो किया मैंने, सी है, ये ई है, और ये डी है। तो अब हर नोड्स के बीच में आप जब चेक करेंगे तो ये सारा कुछ बिल्कुल ठीक लगा हुआ है। इसको सॉल्व करना है। 20 और 5 पैरेलल में है। ठीक है, मैं ऐसे करता हूँ, बल्कि पहले आपको बता देता हूँ कि मैं किन किन एलिमेंट्स को करूँगा। सबसे पहले मैं इन दो को करने लगा हूँ, 20 और 5 को, और मैं इन दो को करने लगा हूँ। ठीक है, तो इनको करते हैं, तो यहाँ पे क्या रिज़ल्ट आएगा, 20 और 5, तो 20 इनवर्स प्लस 5 इनवर्स का इनवर्स लिया तो 4 ओहम आ गए, 4 ओहम हो गया, 1 हो गया। इसके बाद ये वो 20 का लगा हुआ है, ये वाला, ये 1 ओहम का लगा हुआ है। यहाँ पे एक और ये 20 का लगा हुआ है। अच्छा, इन दो को किया 18 और 9। लेट्स सी,
18 इन्वर्स प्लस 9 इन्वर्स, ठीक है, ये हमारे पास क्या आएगा, 18 और 9 इन्वर्स को एवेल्यूएट किया, वो इसके बराबर आया, तो ये बन जाता है तकरीबन 6 ओहम। तो ये मेरे पास जो है ये आ गया। तो आंसर जो आया है उसका इन्वर्स लिया तो 6 ओहम का जो है एक अदद यहाँ पे रजिस्टर आ गया, और ये ए और बी के दरमियान में 16। ठीक है, अब मैं ये पिछले वाला इधर से रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि सारा कुछ जो है वो यहाँ पे नीचे बन चुका है। तो अब जो हमारे पास आया है, इसके अंदर मैं क्या करूँगा, अब मैं कलर रेड यूज़ कर लेता हूँ, ये वाला। तो मैं इन दो को सीरीज़ में करूँगा, और मैं कुछ नहीं कर सकता। तो इन दो को सीरीज़ में करके मैं यहीं पे ड्रॉ कर लेता हूँ। 4 + 1 हो जाएगा 5, ठीक है, 5 हो गया। 5 और 20 पैरेलल में हैं, तो 5 इन्वर्स प्लस 20 इन्वर्स, ठीक है जी, 1/4 हो गया। आंसर का इन्वर्स किया तो 4 आ गया। तो पता चलता है कि जी ये जो दोनों हैं ये मिलके 4 ओहम के बराबर हैं। ये आपके पास 20 था। अब ये 4 और 20 को इकट्ठे आपने करना है सीरीज़ के अंदर, 24 हो जाएगा। तो अब इसको यहाँ से बनाया, ये हो गया जनाब 24 के साथ 6 पैरेलल में है। याद रखिएगा, इसको ऐड ना कर दीजिएगा कि जी बड़ा अच्छा लग रहा है कि इन दोनों को ऐड कर दें। तो ये हो गया जनाब 6 इन्वर्स प्लस 24 इन्वर्स का इन्वर्स 4.8, ठीक है जी। तो ये अब आएगा हमारे पास 4.8 के बराबर, 4.8 ओहम हो गया, और ये इसके साथ सीरीज़ में है। तो ओवरऑल वैल्यू आ गई हमारे पास तकरीबन 20.8। ये इसको वेरीफाई करना होगा, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे जो है ना कुछ एरर्स इसने किए होते हैं। यहाँ ये भी पॉसिबल है कि कहीं ना कहीं हमने मिस्टेक की हो, उसको मैं क्विकली अभी वेरीफाई करके आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा जी, मोस्ट प्रोबेबली इसके अंदर जो मिस्टेक हुई है वो हमारे पास ये ना 4.8 वाले ये आखिरी कुछ 1-2 स्टेप्स के अंदर हुई है। तो उसका मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ क्विकली कि होपफुली आप फॉलो उसको कर पाएंगे। अच्छा जी, तो अगर हम इसी के ऊपर यू सॉल्व करना शुरू करें, 20 और 5 पैरेलल के अंदर ये हमारे पास आ गया 4, एक इसमें ऐड हुआ तो यहाँ तक का रिज़ल्ट आ गया 5 और 20 को पैरेलल में अगर हम करते हैं, ठीक है, तो यहाँ तक के जितने भी हैं इस पॉइंट से देखने के ऊपर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4, इस 4 में ये 2 सीरीज़ के साथ आएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास 6। जो ये वाले दो थे पैरेलल के अंदर, ये भी बनते हैं 6 और 6 पैरेलल के अंदर। तो ओवरऑल आपके पास जो है ये सारा कुछ मिला के 6 और 6 पैरेलल में 3 बनेंगे, 16 + 3 19। तो ये 3 होना था। अब मैं एग्जैक्ट किस पॉइंट के ऊपर हुआ है वो मैं नहीं इस तरीके से अभी देख पाऊँगा, क्योंकि टाइम भी ख़त्म हो रहा है। वो क्वेश्चन आंसर्स में उससे रिलेटेड देख लेते हैं, ठीक है। तो ये 19 ओहम होगा। तो यहाँ पे मैंने क्विकली करते हुए उसमें एवेल्यूएट कर लिया है, लेकिन है कि वो डिटेल्स में अभी, क्योंकि रिकॉर्डिंग के दौरान मेरे पास पिछली वीडियो की एक्सेस नहीं है कि एग्जैक्ट कहाँ पे था। तो आप लोग जो है उसको देख सकते हैं। मैं भी साथ वीडियो ये लेक्चर के दौरान देख रहा हूँ, तो मैं भी हाईलाइट कर दूँगा अगर मैं एग्जैक्ट पॉइंट पिन पॉइंट करके बता सकता हुआ। तो ओके, फिर ये लेक्चर आपका यहाँ पे फिनिश्ड है। आगे वाले जो पोर्शंस हैं उनको बाद में हम प्रॉब्लम्स को देख लेंगे, वो कोर्स इससे थोड़ी ज़रा और ही मुश्किल होंगे। तो ओके जी, आप लोग फिर क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं।